नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो स्टार्ट किया है इन्होंने। इनका बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। इसमें कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी अच्छी रहती है। एक तो ये न्यूज इन नंबर्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, है ना। न्यूज इन नंबर्स, इसमें क्या है, न्यूज इन नंबर्स में बोला कि 5,000 पीपल हैव फ्लेड म्यांमार टू मिजोरम in India following intense fighting in Myanmar's Rakhine state and Chin states। Chin states कल भी हम लोगों ने जिक्र किया था, आई मीन लास्ट डे, परसों, जब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे। चिन स्टेट कहां पे है? म्यांमार में, है ना। 2000 केसेस ऑफ फायर क्रैकर्स। सदर्न आइसलैंड में ना 900 अर्थक्वेक्स आए हैं सदर्न आइसलैंड में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। वहां पे जियोथर्मल पावर स्टेशंस भी होते हैं। पूछ देगा सदर्न और आइलैंड में, मतलब बहुत ही एम्बिगुअस मैनर में यूपीएससी आस्क्स यू द क्वेश्चन, और इसको ऑब्लिकली वहां पे मेंशन कर देगा कि वहां पे जियोथर्मल पावर स्टेशन है कि नहीं है आइसलैंड में। तो वी माइट गेट कंफ्यूज्ड विद द क्वेश्चन, राइट, if you do not know the answer completely and absolutely, right। उसके बाद क्या कहता है, द इंक्रीज इन वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स एसीए, इसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये एक बॉडी इसमें इंपॉर्टेंट है, नथिंग एल्स। उसके बाद अमाउंट इन डेट रेज्ड बाय इजराइल सिंस लेटेस्ट वॉर। तो ये हम लोग वॉर का साइड इफेक्ट के तौर पे अपने एग्जाम्पल में कोट करेंगे कि साइड इफेक्ट्स ऑफ वॉर, कि हाँ ठीक है, इजराइल वॉर तो कर रहा था और अच्छा वॉर कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने गाजा को एकदम तार तार कर दिया, बट द साइड इफेक्ट्स इज दैट द डेट ऑफ इजराइल रेज्ड, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर लेंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इसका हेडिंग देख लो, कम्युनिटी राइट्स एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। कम्युनिटी राइट्स एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा है आर्टिकल, इसको हम लोग को समझना होगा, क्योंकि ये दोनों पीटी, मतलब दोनों के लिए है, पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में आएगा, है ना, और पीटी के इन्वायरमेंट वाले में आएगा, और उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज में आ जाएगा। कहां पे आएगा? गवर्नमेंट पॉलिसीज में आ जाएगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यू नो दैट, राइट। सो लेट्स सी, यहां पे सब हेडिंग हम लोग देखेंगे। सब हेडिंग जरूर देखना है, यू ऑलवेज मेंटेन दिस हैबिट ऑफ लुकिंग एट द सब हेडिंग, बिकॉज वो सब हेडिंग में बहुत सारी चीजें वो बता देते हैं। इनफैक्ट वो अपना फ्लो ऑफ द टॉपिक वो पूरा वहां पे कवर कर देते हैं। व्हाट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, एक ये बताएंगे। व्हाट डिड 31 मेंबर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी डिसाइडेड विद रिस्पेक्ट टू द अमेंडमेंट बिल टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। तो 31 मेंबर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ने क्या बोला, उसके बारे में बताएंगे। एंड व्हाई डू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इंसिस्ट ऑन राइट टू कन्वर्ट फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। ये तीन चीजों का ये बेसिकली जिक्र करेंगे इस आर्टिकल में, एंड दैट टू वेरी नाइसली, है ना। उसके अलावा जो मैं एक बात बोलता रहता हूं, जो जिस्ट, ये द जिस्ट, इसको अगर आपके पास टाइम नहीं है या आर्टिकल बहुत, जैसे कि अभी आप लोग बिगिनर हो गए, अभी आप लोगों ने मान लो जस्ट स्टार्ट किया होगा, तो फिर जस्ट सिंपल पढ़ लो जस्ट, और उसके बाद छोड़ दो। और अगर आप एक्सपर्ट हो, देन यू आर सपोज टू रीड द न्यूज इन द वेरी डिटेल, राइट। तो ये जस्ट पढ़ करके भी ना आइडिया आप लगा सकते हो कि हाँ, व्हाट आर द थिंग्स दैट इज कवर्ड इन दिस आर्टिकल। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस आर्टिकल में कवर्ड है क्या क्या। बेसिकली देखो अभी क्या हुआ है ना, बेसिकली इस वाली न्यूज में हम लोग को समझना ये होगा कि अभी तक हुआ क्या क्या है, एक पिक्चर तो हमें मिलना ही चाहिए। देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है ना, ये मतलब बहुत पुराना है। इसका जर्नी जो है ना 1865 के फॉरेस्ट लॉ से हुआ था। फॉरेस्ट लॉ इन 1865 के बाद, सॉरी 1865, और उसके बाद ना बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे लॉज आए, अनलेस एक एफसीए आया 1980 में, 1980 में। उसके बाद 1980 के बाद इसका 1996 में एक जजमेंट आया गोदावरन केस का, है ना। गोदावरन केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। गोदावरन केस आया 1996 में। इसने कुछ ऐसा जजमेंट दिया जिसकी वजह से, मतलब जिसकी वजह से ये चीजें
और इम्फेसाइज की गई और इसको मतलब कि पावरफुल किया गया है ना। बट उसके बाद 2016 और 2017 में कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हुए। अब और 2017 में अमेंडमेंट्स और उसके बाद अभी 2023 में अमेंडमेंट्स किया गया है। तो अब इसमें देखो दो व्यू पॉइंट्स हैं। जो व्यू पॉइंट्स हैं वो समझो, इसको पहले पूरा चीज समझने के लिए ना आपको व्यू पॉइंट्स समझना पड़ेगा। तो व्यू पॉइंट्स आर लाइक कि अब मान लो दो चीजें हैं, है ना। एक इंसान है जो कहेगा कि फॉरेस्ट कम्युनिटी जो वहां पे रहते हैं, जो डिपेंडेंट है फॉरेस्ट लैंड पे, तो उनके राइट्स को आप रिजर्व रखो, पहला चीज। उसके बाद जो दूसरा चीज आते हैं, ये सेकंड चीज जो आते हैं वो आता है कि भाई उसको रखना तो है, लेकिन क्या हम सिक्योरिटी ऑफ नेशन के कॉस्ट पे रख सकते हैं। दो चीजों में लड़ाई है। एक कह रहे हैं कि फॉरेस्ट को आप एब्सोल्यूट एंटिटी मानो, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, नो छेड़छाड़ एट ऑल। मतलब आप कुछ भी हो जाए, यू डोंट हैव टू टच द फॉरेस्ट, वन। और दूसरा कहता है, दूसरा एंड कहता है कि देश की सिक्योरिटी के लिए तो करेंगे। फॉर एन इंस्टेंस, अब मैं आप लोगों को एक इंस्टेंस देता हूं। मान लो कि बॉर्डर एरिया है, चाइना का बॉर्डर एरिया है या पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है, तो क्या होता है ना कि बॉर्डर्स पे यूजुअली जंगल्स होते हैं, वी नो दैट राइट। अब वो जंगल्स है तो उसको आपने दे दिया है कि वो अनटचेबल एंटिटी है, आप उसको कुछ भी टच नहीं कर सकते हो। तो दूसरा चीज क्या है कि आपका जो एनिमी नेशन है, फॉर एन इंस्टेंस चाइना और मे बी पाकिस्तान, ये लोग आपके लॉ को आपसे बेहतर जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अब उनको पता है कि हम फॉरेस्ट में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते हैं, फॉरेस्ट में हम कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो हमारे एक्टिविस्ट ही उस चीज को अपोज करेंगे। तो इस चीज का वो भी तो एक्सप्लॉयटेशन करेंगे ना इस वाले प्रोविजन का, कि उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर 100 किलोमीटर तक में तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उनका है ही नहीं, तो दे कैन प्ले अराउंड विद आवर पॉलिसी, राइट। एक नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है हमारा, जो एटम बॉम्ब हमने बनाया तो उसमें प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का प्रोविजन रखा था कि पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुमने हम पे अटैक किया तो हम तुम्हें इस हद तक क्षति पहुंचाएंगे कि मतलब नेस्तनाबूद कर देंगे। बेसिक मतलब उसका यही है, कोर फिलॉसफी यही है कि वी विल डिस्ट्रॉय यू टू द लेवल यू कैन नॉट राइज बैक अगेन। तो अब इसका क्रिटिसिज्म ये होता है कि जब मेरे एनिमी नेशन को पता है कि ये पहले तो यूज करेगा नहीं, तो पहले यूज करेगा नहीं, तो वॉर में जब आएगा तो वो आश्वस्त होकर आएगा ना कि ये पहले नहीं करेगा अटैक, मैं चाहूं तो कर सकता हूं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि पॉलिसी का एक्सप्लॉयटेशन फॉरेस्ट जो एनिमी नेशन है वो किस तरीके से वो कर सकते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म वहां से मैं इस पे आ रहा हूं कि जब उनको पता होगा कि 100 किलोमीटर तक या 200 किलोमीटर तक of the border area, of the international border, of the line of actual control, वहां तक तो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट है मतलब कि इनका लॉ कहता है कि उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर नहीं सकते हो। तो जब उनको आना होगा तो वो तो आराम से इजीली आ जाएंगे ना। वो लोग, उन लोग को जो करना होगा मैन्यूवरिंग, वो मैन्यूवरिंग वो लोग कर सकते हैं। वी कैन नॉट कीप अ ट्रैक ऑफ दैट, राइट। तो ये सिक्योरिटी वर्सेस राइट का कंसर्न है, ठीक है ना। दूसरा है, इस दूसरा पॉइंट आता है कि एक तो आप जो कम्युनिटी वहां पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, उस कम्युनिटी का राइट, डिपेंडेंसी उस पे। और दूसरा आ जाता है कंट्री का इकोनॉमिक गेन। फॉर एन इंस्टेंस मान लो कि कहीं पे फॉरेस्ट एरिया है और उसको क्या कहते हैं, कंपनी लगाना उस जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, इसको हम लोग, ये एक पॉइंट है। दूसरा है कि वंस अगेन राइट्स आ जाता है उनका, और सेकंड आ जाता है इकोनॉमी। यहां पे इकोनॉमी का डिस्कशन होगा, इकोनॉमिक गेन। तो इकोनॉमिक गेन, अब ये क्या होता है ना कि फॉरेस्ट ना बहुत सारे, जैसे आप जब इंडस्ट्री लगाओगे
तो आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री लगाने के वक्त ना आपको बहुत सारे क्लियरेंसेस लेने होते हैं और बहुत सारे मिनिस्ट्री से, बहुत सारे डिपार्टमेंट से आपको क्लियरेंस लेना होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट भी डिले होता है, ठीक है ना। हाईवेज नहीं बन सकता है बहुत सारे एरिया में बिकॉज ऑफ environmental concerns or the clearance that is required from the ministry. तो ये सारी चीजें ना, एक तो इकोनॉमिक गेन देखा जाए कि राइट्स देखा जाए, तो ये लोग मतलब एक दूसरा प्रोविजन ये आया है राइट्स वर्सेस इकोनॉमी का, कि इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बोल दिया है कि मतलब उसको कट कर सकते हैं, फॉरेस्ट को आप कट कर सकते हैं, बट आपको किसी और जगह पे कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन आपको करना पड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो यही सारी बातों पे इस पूरे आर्टिकल में चर्चा करी गई है। क्या चर्चा किया गया है कि यहां पे देखो, यहां पे आप देखते चलोगे, मैं आपके साथ रहूंगा, की फ्रेजेस में आपको हाईलाइट करता रहूंगा, ठीक है। जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट, राइट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2013, की फ्रेज है, एकदम याद होना चाहिए पूरा पूरा। उसके बाद ये कहता है कि कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ 1865 में, और उसके बाद यहां तक का सफर इसने देखा है, लेकिन उसके पहले, यहां पहुंचने के पहले मोर देन 15 लॉज, एक्ट्स एंड पॉलिसीज हैव बीन मेड, और वो क्या क्या है, इंटरलिंकिंग फॉरेस्ट विद लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। अब यहां पे कहता है कि इन लोगों ने ये पूरे एक्ट में देयर इज लिटिल टू नो रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज जो वहां पे रहता है इन दीज एक्ट्स, हु आर द राइटफुल इनहैबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट, हु आर राइटफुल इनहैबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट। देखो ये बहुत ही बैलेंस्ड स्टेटमेंट है, ये पूरा आप पैराग्राफ चाहो तो अपने आंसर में यूज कर सकते हो, ठीक है। आप बिल्कुल इंडिजिनस कम्युनिटी के, कभी भी ह्यूमन लाइफ के अगेंस्ट आप अपने आंसर में बात नहीं करोगे। इंडिजिनस कम्युनिटी के राइट, फंडामेंटल राइट्स, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ह्यूमन राइट्स, इन सब के हमेशा प्रो रहोगे। This is not about like otherwise way into the services as well. When you enter the services, then as well you need to follow the same norm, right? Not only for the sake of writing it, but लिखने के लिए भी, भले ही आप इकोनॉमी को थोड़ा सा नीचे कर दो, भले ही आप सिक्योरिटी को थोड़ा सा नीचे कर दो, बट ह्यूमन राइट्स को आपको एब्सोल्यूट मान के चलना है। ह्यूमन राइट्स को आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट मान के चलना है। ऑलराइट, उसके बाद आते हैं हम लोग कि व्हाट आर द न्यू अमेंडमेंट्स। तो न्यू अमेंडमेंट देखते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज और डिफोरेस्टेशन के एडवर्स इफेक्ट को टैकल करने के लिए इसका एम है, एक तो उसको टैकल करना, और उसके बाद इफेक्टिव मैनेजमेंट करना, और तीसरा क्या है, एफोरेस्टेशन करना। ये इनका एम है। दूसरा और इसका क्या एम है, वो है इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इकोनॉमिक गेन, द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट। उसके बाद ये इसके बारे में ये बात करी गई, ठीक है। द प्राइमरी मेथड यूज्ड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व्स रिमूविंग फॉरेस्ट फ्रॉम द लॉज ज्यूरिसडिक्शन। ये एक मतलब बढ़िया ही क्रिटिसिज्म है, अच्छा क्रिटिसिज्म है कि लॉ को, फॉरेस्ट को ही आप लॉ के ज्यूरिसडिक्शन से हटा दे रहे हो। ऐसा इन्होंने किया है। इन्होंने क्या किया है कि जो पहले एक डीम्ड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट था, डीम्ड फॉरेस्ट, या गोदावरन केस ने क्या किया था, गोदावरन केस ने बोला था कि प्राइवेट फॉरेस्ट जो है ना, हालांकि ये पता नहीं क्यों उन्होंने बोला था, ये तो गलत ही जजमेंट था। प्राइवेट फॉरेस्ट या किसी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का फॉरेस्ट है, उसको भी इन्होंने बोला था कि ये फॉरेस्ट के डेफिनेशन में आएगा अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। जो कि मतलब आप कैसे कह सकते हो, मान लो आई एम एन इंडिविजुअल एंड आई हैव प्लांटेड सम ट्रीज, और आप आकर के उसको बोल रहे हो कि आप उसको कट नहीं कर सकते हो, मैं बिजनेस पर्पसेस के लिए भी उसको कर सकता हूं ना। तो ऑल दोस थिंग्स आई एम नॉट वेरी श्योर कि उसको उन्होंने क्यों डाला था। उसको हालांकि चेंज कर दिया गया है, अब बोला गया है कि वो प्राइवेट वाला तो वो फॉरेस्ट के डेफिनेशन में पहली बात आएगा नहीं, ठीक है। तो ये उन्होंने कर दिया है। ऑलराइट, कोई दिक्कत? ऑलराइट, अब व्हाई वाज द अमेंडमेंट ब्रॉट इन, क्यों लाया गया ब्रॉट अमेंडमेंट? तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि गोदावरमन एक केस है, एक वो सुप्रीम कोर्ट में 1996 में आया था, और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन अकॉर्डेंस विद डिक्शनरी मीनिंग क्या किया इन्होंने, सब्सिक्वेंटली all the private forests were brought under the ambit of 1980 law.
है ना. This has been subject to debate as it was argued that the legislation primarily aims to restrict forest land from being used for various non-forest purposes, including the conversion of land for large scale industries. और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना. ये सबसे बड़ा, जो भी राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं ना, उनको इंडस्ट्रीज से प्रॉब्लम होती है. नो वंडर व्हाई, है ना. उसके बाद the law has faced significant opposition, especially from the landowners, individuals, and private organizations involved in forest conservation for its perceived adverse impact on country's industrial progress. In other words, the need to exclude forest land from legal framework was mainly driven by requirements of the industrial classes in the country. ठीक है. It is in this context that concerns regarding Forest Conservation Act tend to resurface periodically, echoing the apprehensions of the indigenous communities and human rights activists. ठीक है. तो ये उनका एप्रीहेंशन रहा है. 31 मेंबर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गई थी. ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रेकमेंड किया कि इसको बिल को हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और उन्होंने फीडबैक लिया था, पब्लिक से भी फीडबैक लिया था. उसके बेसिस पे उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, और उसके बाद बिल वाज सक्सेसफुली पास्ड इन द बोथ द हाउसेस. हालांकि कुछ कुछ इसका क्रिटिसिज्म है, जैसे कि कोई कोलैबोरेटिव डिस्कशन नहीं हुआ था विद सदर्न स्टेट्स कंसर्निंग मैटर्स रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशंस. उसके बाद ओडिशा गवर्नमेंट रिवोक्ड डीम्ड फॉरेस्ट स्टेटस इन द स्टेट, बट had to later cancel the order due to public outrage कि भाई ऐसे कैसे आप कैंसिल कर सकते हो. ठीक है. और उसके बाद and cited that it is waiting for detailed rules and guidelines from the concerned central ministry. If the government were to remove forest from the purview of Forest Conservation Act, it would effectively obstruct indigenous communities from asserting their rights. आप देख सकते हो कि from the government's end there are 2-3 pointers, but from the other end there is only one argument, that is indigenous communities and their rights. ठीक है. तो ये इंडिजिनस कम्युनिटी इज अ की फ्रेज. बेसिकली आपको नहीं याद रहेगा इंडिजिनस कम्युनिटी, आपको कहीं ना कहीं इसको एक कॉपी बना लो. आप लोग एक कॉपी बना लो, उसमें सिर्फ की फ्रेजेस लिखते जाओ, एंड डेली सुबह उठ करके ना उस कॉपी को देखते रहो, क्योंकि ये की फ्रेजेस ना आपके दिमाग में रन करता होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसको एग्जामिनेशन में वॉमिट आउट कर पाओगे. क्योंकि आंसर राइटिंग के टाइम पे ना जो चीजें दिमाग में होती हैं, आई स्वेयर वही सारी चीजें कॉपी में आती हैं. जब तक आप इसको एकदम इम्बाइब नहीं करोगे अपने कॉमन अपने लाइक डे टू डे लाइफ में इन सारे टर्म्स को यूज नहीं करोगे, trust me, you will not be able to use all these keywords into the answers in that prescribed 3 hours time limit. Alright, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. What happened to the stipulation of prior consent? पहले था ना कि प्रायर कंसेंट ना ट्राइबल ग्राम सभा से मैंडेटरी था. ये भी आपका की फ्रेज है, ट्राइबल ग्राम सभा, उससे प्रायर कंसेंट है ना मैंडेटरी था, लेकिन उसको ना इन्होंने चेंज कर दिया. अब वो प्रायर कंसेंट नेसेसरी नहीं है. दे रिमूव्ड द नेसेसिटी फॉर सच कंसेंट, है ना. Nevertheless, in this situation, such governments can proactively engage in specific activities within this framework through inclusion of Gram Sabha, particularly the matters of land acquisition for various purposes, by establishing state-level steering committees. अब ये देखो, ये मतलब कौन स्टेट, मतलब ये स्टेट को उन्होंने प्रेरोगेटिव दे दिया कि ये आपके प्रेरोगेटिव में है कि अगर आप ग्राम सभा को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, तो आप उसके लिए उनको कर सकते हो स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमिटी बना करके. अब बताओ कौन स्टेट चाहेगा? कौन स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि मेरे पास पूरा एब्सोल्यूट पावर हो? सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं चाहिए. स्टेट गवर्नमेंट्स को भी उतनी प्रॉब्लम्स होती हैं. छत्तीसगढ़ में आप कुछ कर नहीं सकते हो, मध्य प्रदेश में आप कर नहीं सकते हो, उत्तराखंड में आप कर नहीं सकते हो, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं.
तो ये कोई भी ये यही आगे यही बोलेगा कि बट न्यूमरस स्टेट गवर्नमेंट्स माइट हेजिटेट ऑन दिस एस्पेक्ट एज दे होल्ड अ प्री कॉन्सेप्ट नोशन दैट आदिवासी ग्राम सभाs आर एंटी डेवलपमेंट and they fear that their decisions could hinder economically lucrative afforestation initiatives. Alright? तो ये वही वाली बात करें कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी होगी जो कि ये फॉर्म करेगी, कोई नहीं करेगा. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, राइट? कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन क्या होता है? कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है. ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है. इसमें कहा जाता है कि अगर आप कहीं फॉरेस्ट लैंड पे कुछ इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए ट्रीज को अगर कट करते हैं, उसके एवज में कहीं और जाकर के आपको ट्रीज प्लांट करना होगा. लेकिन वो चीज, ये कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन इस आर्टिकल में ये कहता है कि ये नहीं हो पाता है क्योंकि लैंड उनको अप्रोप्रिएट, उतना ज्यादा लैंड नहीं मिल पाता कहीं दूसरी जगह पे. और दूसरी बात कि इस लॉ ने ये नहीं बताया कि कौन सा ट्री तुमको प्लांट करना है. तो दिस हैज बीन लेफ्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन. तो मान लो कि सागवान का ट्री लगाना चाहिए, है ना, वो क्या करेंगे, वो कुछ भी लगा देंगे, बेर लगा देंगे, आम लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई एफोरेस्टेशन हो गया. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. तो दिस इज व्हाट दे हैव पॉइंटेड इट आउट, राइट? हाउ डज दिस अफेक्ट द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट? तो द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हैड नोटेबल इंपैक्ट्स in various regions such as Mendhalekha in Maharashtra, Loendi in Odisha and Malakkapara in Kerala. ये सारे जगह जो है आपको याद करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो मैच द फॉलोइंग और जियोग्राफिकल लोकेशंस वगैरह में ये सारी चीजें ये पूछ देंगे, ठीक है. तो ये सारी चीजें ये बोल रहे हैं कि ये बहुत सारे नोटेबल इंपैक्ट्स आएंगे इन सारे रीजन्स में स्पेशली. एंड ये बोल रहा है कि इनिशियल एंथुजियाज्म होने के बावजूद जो है ना, इन्होंने कोई भी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट ने, किसी ने इस लॉ को इंप्लीमेंट नहीं किया है सो फार, ठीक है. ऑलराइट, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? तो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर लिया कि ये फॉरेस्ट गवर्नेंस, देखो की फ्रेजेस देखो, सब्सटैंशियल चैलेंजेस टू फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज. एक, the concept of afforestation, financial incentives to private individuals, fundamental idea of forest governance, है ना, decentralized forest governance. ये सारे क्या हैं? की फ्रेजेस हैं, ठीक है ना. तो ये सारी चीजें आपको इस आर्टिकल से नोट डाउन करना था. ऑलराइट,